Hello everyone, we are going to start class 6th NCERT Civics chapter 8 Urban Livelihoods. क्लास 6th की civics का ये लास्ट चैप्टर है। आप बस ये वीडियो लास्ट तक देखते रहना, आपको ये लास्ट चैप्टर पे पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। कोई नोट्स बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो देखो, हमारे इंडिया में लगभग 5000 से ज्यादा टाउन्स है और 27 बिग सिटीज है। सिटीज जैसे कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इधर मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं और काम भी करते हैं। लोगों का कहना है कि ये शहर ना कभी सोते नहीं, इधर सारे टाइम काम चलता रहता है। तो अब देखो, वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स पर काम होता है ना, सड़कों पर, उसके बारे में आपको थोड़ा समझाते हैं अब। तो देखो, एक बच्चा है जो कि अपने कजन से मिलने गया है उसके सिटी में। इस सिटी में वो थोड़ी बार आया हुआ है और वो काफी बड़ी सिटी है। तो एक बार जब उसका कजन उसको घुमाने लगता है ना सिटी में, तो वो जैसे ही सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं सिटी घूमने के लिए, तो वो देखते हैं कि ये जो स्ट्रीट्स है ना सिटी की, ये सुबह सुबह ही इधर काफी हलचल होनी शुरू हो चुकी है। लोगों ने अलग अलग काम अपना शुरू कर दिया है। तो जो वेजिटेबल वेंडर है, मतलब जो सब्जी बेचने वाला है या वाली है, वो टमाटोज, कैरेट्स, क्यूकम्बर्स को बास्केट्स में अरेंज कर रही है ताकि लोग उनको देख के खरीद सके उसके जो भी ये वेजिटेबल्स हैं। और उसकी स्टॉल के नेक्स्ट एक फ्लावर्स फ्लावर्स की स्टॉल है जिसपे काफी सुंदर फ्लावर्स हैं। तो जो बच्चा है, उन्होंने अपने कजन के साथ ही रेड रोज और येलो रोज खरीद लिए। और फुटपाथ पे ही वो देखते हैं कि भाई एक आदमी है जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है और उसके अराउंड छोटा सा क्राउड भी है जो कि न्यूज़पेपर खरीद रहा है या पढ़ रहा है। सब बिजी है न्यूज़ खरीदने में भी। तो इधर बसेस भी तेजी से चलना शुरू हो चुकी है और ऑटो रिक्शाज भी है जो कि स्कूल चिल्ड्रन को उनके स्कूल्स तक पहुंचा रही है। तो वहीं वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक कॉबलर, मतलब कि जूते ठीक करने वाला मोची बैठा हुआ है जो कि अपने टूल्स और मटेरियल्स को अपने छोटे से टीन के बॉक्स से निकाल रहा है। और उसके ही आगे थोड़ा सा एक रोड साइड बार्बर है जिसने अपना काम शुरू भी कर दिया है। उसके पास कस्टमर भी है जो कि सुबह सुबह शेव करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा वो आगे जाते हैं तो एक वुमेन उनको ऐसी भी मिल जाती है जो कि अपने कार्ट में सभी तरह की प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स वगैरह रखी हुई है। और उसके साइड में एक साइकिल ट्रॉली है जो कि वेजिटेबल्स कैरी कर रही है सेल करने के लिए लोगों के घरों में। तो वो एक ऐसी जगह पर भी आ जाते हैं चलते चलते जहाँ पे ना सभी रिक्शाज खड़ी हुई है अपने कस्टमर्स का वेट करते हुए। उनका मतलब यही मन है कि वो कुछ कस्टमर्स को बिठा ले और वो अपनी जगह पर छोड़ दें ताकि उन्हें पैसा मिले, रिक्शा वालों को भी थोड़ा। तो फिर वो ना डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ा आगे मार्केट में जाएंगे जो कि लगभग 2 किलोमीटर दूर थी उनकी जगह से, ताकि वो मार्केट को भी अच्छे से देख पाए। तो अब इस आर्टिकल में एक बच्चू मांझी, एक साइकिल रिक्शा पुलर, रिक्शा वाले की कहानी बता रही है। तो बच्चू मांझी जो है वो बिहार के एक विलेज से आता है जो कि वहां पर मेसन मतलब ईंट ईंट पत्थर वगैरह काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं वहां पे। तो बच्चू मांझी जो है, इनकी वाइफ और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। और लैंड भी नहीं है बच्चू मांझी के पास। विलेज में इनको ज्यादा ना चिनाई का काम नहीं मिलता, तो ये थोड़ा शहर की तरफ आ गए काम ढूंढते हुए। तो वो जो विलेज में काम मिलता था वो वैसे भी इनफ नहीं था इनकी फैमिली के लिए। तो जब बच्चू मांझी शहर में आए ना, तो उन्होंने एक पुरानी साइकिल रिक्शा खरीद ली और उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दिया। काफी समय पहले की बात है, मतलब बच्चू मांझी को शहर में बसे थोड़ा टाइम हो चुका है। तो बच्चू मांझी बताते हैं कि वो हर मॉर्निंग बस स्टॉप पे आ जाते हैं और कस्टमर्स को ले जाते हैं जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं। बच्चू मांझी सुबह से लेकर रात के 8:30 तक काम करते रहते हैं और वो अपने मतलब बस स्टॉप के 6 किलोमीटर तक के एरिया में लोगों को ड्रॉप कर देते हैं। हर कस्टमर से वो 10 रुपए से 30 रुपए तक का पैसा ले लेते हैं, तो इनसे उनको थोड़ी सी अर्निंग भी हो जाती है। तो बच्चू मांझी अपने बारे में थोड़ा बताते हुए कहते हैं कि जब वो ना थोड़े बीमार होते हैं तब वो काम नहीं कर पाते, तो उन डेज पर वो कुछ कमा भी नहीं पाते। शहर में बच्चू मांझी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेंटेड रूम में रहते हैं। और जो उनके दोस्त है ना, वो नजदीक की किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। तो बच्चू मांझी बताते हैं कि ये रिक्शा चलाकर वो डेली लगभग 200 से 300 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 100 से 150 रुपए वो फूड पे स्पेंड कर देते हैं और रेंट पे स्पेंड कर देते हैं। तो थोड़ा वो बचा के अपनी फैमिली के लिए भी भेज देते हैं। और फैमिली के लिए ये इनफ तो है नहीं, तो उनकी वाइफ को भी थोड़ा एग्रीकल्चरल वर्क करना पड़ता है। और बच्चू मांझी अपने विलेज में अपनी फैमिली से मिलने के लिए साल में 2 3 बार चले भी जाते हैं। तो बच्चू मांझी की ना लाइफ काफी डिफिकल्ट बता रहे हैं इधर। तो बच्चू मांझी जैसे ही काफी लोग हैं जो कि इस तरह से स्ट्रीट्स पर काम करते हैं। तो सर्वे से पता लगता है कि अहमदाबाद में ना लगभग 12% जो भी वर्कर्स है ना, वो वही लोग हैं जो कि स्ट्रीट्स पर काम करते हैं। कभी कभी ये जो वर्कर्स होते हैं ये कुछ चीजें बेच लेते हैं स्ट्रीट्स पर, या फिर कुछ रिपेयर कर लेते हैं, किसी भी तरह की सर्विस दे देते हैं। अपने आप से वो काम करते हैं। मतलब ये जो स्ट्रीट वर्कर्स होते हैं इनका कोई मालिक नहीं होता, ये अपना काम खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्हें खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, मतलब कुछ बेच रहे हो तो वो खुद ही थोड़ा कम मार्जिन पे खरीद लेंगे। और ये भी उन्हें देखना पड़ता है कि वो अपना जो भी
रेडी हो या कुछ और हो, वो कहाँ पर अपनी इस तरह छोटी मोटी शॉप्स लगाए। इनकी शॉप्स जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स जैसे रेडी जैसे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, कभी कभी बोर्ड से बना लेते हैं या पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्डेड डिस्कार्डेड बॉक्सेस, मतलब कि गत्तों के ऊपर ऐसे कागज बिछा के भी अपनी बना लेते हैं। तो कभी कभी कुछ लकड़ियां या पोल्स गाड़ के उसके ऊपर कैनवस शीट मतलब तिरपाल सा खड़ा करके भी अपनी शॉप बना लेते हैं। वो हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी कार्ड्स को या फिर प्लास्टिक शीट्स को फुटपाथ पे बिछा कर बैठ जाए, उसको भी शॉप की तरह यूज कर लेते हैं। तो ये जो इनके टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनको पुलिस कभी भी हटवा लेती है, तो इनके पास कोई सिक्योरिटी तो होती नहीं है। तो क्या ये ना, और तो और ये जो हॉकर्स होते हैं मतलब इस तरह जिनके पास फिक्स शॉप नहीं होती, जो जगह जगह घूमकर अपना सामान बेचते हैं, इनको शहर के कई एरियो में तो एंट्री भी अलाउड नहीं होती। तो ये जो वेंडर्स ज्यादातर जो होते हैं, इनके ना काम के बारे में बताते हैं कि ये कुछ सपोज बेचते हैं तो ये अपने घर से ही उस तरह की चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं। इनकी फैमिली उनको उन चीजों को परचेज कर देती है, क्लीन करती है, फिर उनको छांटती है और फिर कुछ भी बना देती है बेचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो लोग स्ट्रीट्स पर स्नैक्स बेचते हैं या फूड बेचते हैं, तो वो ज्यादातर अपने घर से ही बना के लाते हैं। पानी पूरी के केस में भी आपने ऐसा देखा ही होगा, पानी पूरी वाला घर से पानी पूरी बना लाते हैं फिर वो सेल कर देता है। तो इंडिया में ना ऐसे लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स है जो कि अर्बन एरियाज में इस तरह से काम कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडिंग को ना आज तक तो ज्यादातर ना एक ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैफिक ट्रैफिक बढ़ाने वाला ऑब्स्ट्रक्शन की तरह देखा जाता था, या फिर लोग चल रहे हो उनके बीच में ऐसे वेंडर्स आ जाते, एक इस तरह से दिक्कत के थ्रू देखा जाता था। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने एफर्ट किया और इसको ऐसा रिकॉग्नाइज करवाया कि यार ये जो छोटे लोग हैं उनके बेनिफिट के लिए है और लोगों का हक भी है कि वो इस तरह से अपना लिवलीहुड अपने लिए इंतजाम करें। तो गवर्नमेंट भी सोच रही है उस लॉ को हटाने के बारे में जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को बैन करता है। वास्तव में इसकी जरूरत है, स्ट्रीट वेंडर्स को बैन करना सही नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ हॉकिंग जोन्स बना रही है, मतलब कि जहाँ पर ये लोगों को इन लोगों को कोई फिक्स टाइप की जगह दे दी जाए, इनको सजेस्ट कर दिया जाए कि तुम टाउन्स या सिटीज में इस तरह की जगह पर बैठ जाओ। ये भी सजेस्ट किया गया है कि जो मोबाइल वेंडर्स जैसे मतलब मोबाइल वेंडर्स मतलब जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं जैसे सब्जी वाले होते हैं, इनको भी फ्रीली मूवमेंट अलाउ कर देनी चाहिए। तो हॉकर्स को कुछ कम्युनिटी कमिटीज बनाकर उनका पार्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कमिटीज जो होती है ये ही इनके रिलेटेड डिसीजंस लेने में इनको हेल्प करती है थोड़ी बहुत। तो अब मार्केट के बारे में बताते हैं। तो देखो जब बच्चा मार्केट पहुंचता है तो शॉप्स उस टाइम जब जस्ट खुलनी शुरू होती है, लेकिन वो प्लेस है ना फिर भी क्योंकि फेस्टिवल सीजन था काफी क्राउडेड होता है। तो काफी शॉप्स थी, मतलब लाइन टू लाइन, कोई शॉप स्वीट्स बेच रही थी, कोई टॉयज, कोई क्लोथ्स, कोई फुटवेयर, कोई यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, इस तरह के अलग अलग चीजें बेच रही थी। तो जो बच्चा था ना वो उसके कजन का एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था, तो वो पहली बार उधर जा रहा था, क्योंकि मतलब वो पहला उधर जा रहा था ताकि वो अपनी बारी को मिस ना कर दे। तो उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ा किसी रूम में जब तक डेंटिस्ट उनको बुला ना ले। तो कजन को डेंटिस्ट ने एग्जामिन कर देते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम नेक्स्ट डे आना, तुम्हारी जो कैविटी हो गई ना उसको भर दूंगा। तो कजन इस बात को से लेकर थोड़ा सा उदास भी था कि ये जो प्रोसेस है ये काफी पेनफुल भी है, और उसने अलाउ ही क्यों किया अपने दांत को खराब होने के लिए, दांत को खराब होने ही क्यों दिया। तो वो ऐसा सोच रहा होता है। तो जो डेंटल क्लिनिक था उसके साइड में ही उससे थोड़े सा दूरी पे एक गारमेंट शोरूम भी था, तो वो उधर भी जाते क्योंकि उन्हें कुछ कपड़े खरीदने थे। शोरूम में 3 फ्लोर्स थे, हर फ्लोर पे अलग अलग तरह के क्लोथ्स थे, तो वो जहाँ पर गर्ल्स के क्लोथ्स मिलते उधर चले गए 3rd फ्लोर पे, क्योंकि उन्हें वहीं से खरीदना था। देखो अब हरप्रीत और वंदना ये 2 बिजनेस पर्सन है, इनकी स्टोरी सुनो आप। हरप्रीत बताती है कि उसके फादर और अंकल एक छोटी शॉप में काम करते हैं। फेस्टिवल का टाइम जब होता है ना तब और फेस्टिवल के टाइम पर और संडे पर, तो हरप्रीत और उसकी मदर उनको हेल्प कर देती है शॉप में। तो हरप्रीत ने उधर ना काम करना तभी स्टार्ट किया जब उसने अपना कॉलेज खत्म कर दिया। तो अब वंदना बताती है कि भाई ये शोरूम ना, हरप्रीत और वंदना मतलब ये मदर डॉटर है, हरप्रीत की मदर है वंदना। तो वंदना बताती है कि ये शोरूम उन्होंने कुछ ही साल पहले खोला है। वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है और उन्होंने अब अपना बिजनेस थोड़ा चेंज कर दिया है। आजकल ना लोग रेडीमेड बने बनाए कपड़े लेना पसंद करते हैं, सिलवाने से ज्यादा पसंद बने बनाए कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। तो इसीलिए उन्हें एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी चाहिए ताकि लोग बने बनाए कपड़े खरीद सके देखकर कैसे है कपड़े। तो अपने शोरूम के लिए ना उन्होंने वो जो चीजें होती है अलग अलग जगह से खरीदते हैं, तो ज्यादातर वो मटेरियल्स ना अपना मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुर से खरीद लेते हैं, और कुछ मटेरियल
दिल्ली के नज़दीक के टाउन्स जैसे नोएडा और गुड़गांव से भी आ जाते हैं, और फॉरेन कंट्रीज से भी कुछ ड्रेसेस उनके पास आती है। तो देखो उन्हें ना कुछ काम भी करने पड़ते हैं ताकि उनका शोरूम सही से चलता रहे। तो वो न्यूज़पेपर्स में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन में भी और रेडियो चैनल्स पर भी एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। और करंटली वो जो बिल्डिंग जिसमें भी वो अपना शोरूम चला रहे हैं ना, वो रेंट पे ली हुई है, लेकिन वो प्लान कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे उस बिल्डिंग को खरीद लें। क्योंकि अब जो ये मार्केट है ना, ये मेन मार्केट बन चुकी है उन लोगों के लिए जो कि नज़दीक के अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। तो इससे उनका बिजनेस भी बढ़ा है। तो उनका बिजनेस बढ़ा है तो उन्होंने एक कार भी खरीद ली और नज़दीक के किसी एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट भी बुक कर दिया है अपने लिए। तो देखो जैसे हरप्रीत और वंदना है, ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग मार्केट्स में सिटी की शॉप्स को ओन करते हैं, मतलब शॉप्स है उनके पास। तो ये शॉप्स हो सकता है छोटी हो या बड़ी हो, और अलग अलग तरह की चीज़ें बेचती हो। तो जो काफ़ी बिजनेस पर्सन है ना, वो अपनी शॉप्स को मैनेज भी करते हैं। शॉप्स या बिजनेस को मैनेज करते हैं, वो किसी के द्वारा एम्प्लॉयड नहीं होते, बल्कि वो कुछ लोगों को एम्प्लॉयड करते हैं, किसी को सुपरवाइजर की तरह तो किसी को हेल्पर की तरह। और ये परमानेंट शॉप्स है और इनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिजनेस करने का लाइसेंस भी देता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही डिसाइड करता है कि मार्केट हफ्ते के किस दिन बंद रहेगी। फॉर एग्जाम्पल जिस मार्केट में हरप्रीत और वंदना की शॉप है ना, उधर वेडनेसडे को छुट्टी रखती है, रहते हैं, होती है। और ये इस मार्केट में कुछ छोटे छोटे ऑफिस और शॉप्स भी है जिसमें बैंक्स, कोरियर सर्विसेज और दूसरे तरह की सर्विसेज होती भी है। तो अब देखो, अब फैक्ट्री के बारे में आप जानो, फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। तो किसी को ना अपनी ड्रेस में जरी का काम करवाना था, कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए बच्चे को चाहिए थी वो ड्रेस। तो जो कजन होती है ना उसकी, वो निर्मला को जानती है जो कि गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। तो निर्मला के जो नेबर है वो जरी का काम करते हैं और एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। तो वो ना एक बस पकड़ के फैक्ट्री एरिया की तरफ जाते हैं। बस पहले से ही बहुत क्राउडेड थी, हर स्टॉप पे और लोग चढ़ जाते थे। तो कोई उतरता भी नहीं था, सब चढ़ ही जा रहे थे, एक दूसरे को पुश कर रहे थे स्पेस के लिए बस में। तो वो बच्चा और उसके कजन ना एक कॉर्नर में चले जाते हैं बस के, ताकि वो दबे ना लोगों के बीच में। काफी वो सोचते भी है यार, लोग रोज 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 ऐसे ट्रेवल कैसे करते हैं। तो जैसे ही वो फैक्ट्री वाला एरिया आया ना, लोगों ने उतरना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी एक क्रॉसिंग पे उतर गए थे। तो काफी लोग थे ना वो क्रॉसिंग में ही ना रेलिंग्स पे या फिर ग्रुप्स बनाकर बैठे थे। लग रहा था कि वो लोग ना किसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो कुछ लोग सम ग्रुप्स है पीपल ऑन स्कूटर्स, कुछ जो ग्रुप्स थे वो स्कूटर्स पे भी थे, स्कूटर्स के साइड में स्कूटर स्टैंडिंग में, मतलब उनके पास स्कूटर भी था और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तो बच्चे का कजन उसको बताता है कि इस प्लेस को ना लेबर चौक कहते हैं। और ये जो लोग ग्रुप्स में खड़े हैं ना, ये लेबरर्स है जिनको, जो कि हेल्प मेसन्स, मिस्त्री के हेल्पर की तरह काम करते हैं। ये हो सकता है कि भाई ये कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, लिफ्ट करते हो लोड्स को, या फिर ट्रक्स में सामान चढ़ाते हो, पाइपलाइंस खोदते हो, टेलीफोन केबल्स के लिए कुछ खोदते हो, या फिर रोड्स भी बनाते हो। तो इस तरह के ना हजारों कैजुअल वर्कर्स होते हैं सिटी में। तो बातें करते करते वो फैक्ट्री एरिया में आ जाते हैं, जो कि जिधर बहुत सारी छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी, काफी वर्कशॉप्स थी उधर। और एक सेक्शन में ना छोटा सा रूम था जहाँ पर स्विंग मशीन्स पर लोग काम कर रहे थे। एक पर्सन स्विंग मशीन को ऑपरेट कर रहा था, क्लोथ्स को सीले जा रहा था और फिर उनको रूम की एक साइड पर रख देते थे। तो वो धीरे तो फिर उन्होंने उन्होंने निर्मला को खोज लिया। तो निर्मला भी काफी खुश थी उससे, बच्चों से मिलकर, और प्रॉमिस भी करती है कि तुम्हारा जरी का काम ड्रेस पर वो करा देगी। तो अब निर्मला के बारे में बताते हैं कि निर्मला ना एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में एक टेलर की तरह काम करती है। जो फैक्ट्री है ना, वो जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूएस थे, जर्मनी, नेदरलैंड वाले लोगों के लिए गर्मी में पहनने के कपड़े बनाते हैं। तो ये जो निर्मला जैसे वर्कर्स होते हैं ना, इन्हें काफी लंबे समय तक काम करना पड़ता है दिसंबर से अप्रैल के महीने में। क्योंकि दिसंबर से अप्रैल के महीने में ये सामान बनाते हैं और फिर उधर फॉरेन कंट्रीज में बेचते हैं, जो भी फैक्ट्री का ओनर होता है। तो नॉर्मल जो वर्किंग डे होता है वो सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात को 10 बजे खत्म होता है, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा लेट हो जाता है। तो निर्मला को हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है, और कभी कभी दिन ऐसे भी आते हैं जब उन्हें निर्मला को संडे को भी काम करना पड़ता है। तो निर्मला को हर दिन का 280 रुपीज पे किया जाता है, और वो जो एक्स्ट्रा काम करती है ना, तो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स का 100 रुपीज पे किया जाता है। मतलब टोटल निर्मला को 380 रुपीज पे किया जाता है। तो जून तक, मतलब जून तक ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि जून तक काम खत्म करना है। और फिर जून के बाद ना फैक्ट्री अपना स्टाफ कम करने लग जाती है, क्योंकि उसके बाद इतना काम नहीं होता। तो निर्मला को भी जून के टाइम पर ही कह देंगे कि भाई आप भी फैक्ट्री को लीव कर दो अब। तो साल के ना 3-4 महीने कोई भी काम नहीं होता इस तरह निर्मला टाइप लोगों के पास।
तो काफ़ी वर्कर्स जो कि निर्मला जैसे होते हैं ना, वो इसी तरह कैजुअल बेसिस पे ही काम करते हैं। तो मतलब उन्हें तभी बुला लेते हैं जब ऑर्डर आता है और या एम्प्लॉयर को उनकी ज़रूरत होती है। जब बड़ा ऑर्डर आ जाता है तब इनको बुला लेते हैं, और कुछ सीजन मतलब सीजन के हिसाब से काम है, और बाकी साल के बाकी के टाइम इनको काम नहीं मिल पाता इस तरह। तो जो निर्मला की जॉब है ये परमानेंट तो है नहीं। अगर लोग कंप्लेंट करेंगे वर्किंग कंडीशंस को लेकर या फिर कम पेमेंट मिलने को लेकर, तो उनको कह देंगे कि भाई आप छोड़ दो, फिर दे आर आस्क्ड टू लीव। तो कोई भी जॉब सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं है, बेशक कितना भी इल ट्रीटमेंट मतलब बदतमीजी उनके साथ होती जाए। तो उनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे लॉन्ग आवर्स तक। तो क्लॉथ मिल यूनिट्स में ना ये जो वर्कर्स होते हैं डे और नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, और हर शिफ्ट 12 घंटे की होती है। एक वर्क वन वर्क्स ऑन मशीन फॉर 12 आवर्स। एक तो काम करता है मशीन पर 12 घंटे के लिए, और फिर उसी मशीन पर कोई दूसरा आ जाता है नाइट, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में एक 12 घंटे के लिए काम कर लेगा, फिर उसी मशीन पे नाइट शिफ्ट का 12 घंटे काम करने के लिए कोई आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से काम होता है। अब देखो कॉल सेंटर के बारे में बताते हैं, आप कॉल सेंटर देख लो इमेज में। तो ना बिग सिटीज में कॉल सेंटर एक नई तरह की एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। कॉल सेंटर एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होता है जहाँ पे ना कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो कि कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज लेते हैं कंज्यूमर्स, बैंकिंग की हो गई या फिर टिकट बुक करनी हो, तो उनके प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस को आंसर करना होता है उधर जाके। तो कॉल सेंटर्स यूजुअली जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े कमरों में बनाए जाते हैं जहाँ पर वर्क स्टेशंस पर कंप्यूटर, टेलीफोन सेट और सुपरवाइजर स्टेशंस दे दिए जाते हैं। इंडिया ना काफ़ी मेजर सेंटर बन चुका है कॉल सेंटर्स बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज दोनों काम दे देती है। ये कॉल सेंटर्स इसलिए इधर बनाते हैं क्योंकि इधर ना कम पैसों में काम करने वाले इंग्लिश बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। तो देखो अब एक और स्टोरी सुनाते हैं ऑफिस एरिया की। ऑफिस एरिया में एम्प्लॉयमेंट कैसी है। तो अब देखो इनकी जो आंट है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती है। तो उन्हें तो सुधा ने ना उनको 5:30 बजे तक ऑफिस पहुंचने के लिए बुलाया है, ताकि वो उनसे मिल सके। तो वो ताकि लेट ना हो जल्दी से एक ऑटो रिक्शा करते हैं और उनके ऑफिस में चले जाते हैं। तो सुधा का ऑफिस जो था ना, वो एक ऐसे एरिया में था जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। काफी लोग उनके ऑफिस में, सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। तो उस टाइम जब वो पहुंचे 5:30 बजे का टाइम, तो कई लोग उस समय कार पार्किंग की तरफ जा रहे थे, तो कई लोग बसेस की तरफ जा रहे थे, मतलब अपने डेस्टिनेशंस घरों की तरफ निकल रहे थे। तो उनकी आंट एक मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती है एक ऐसी कंपनी में जो कि बिस्किट मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो कंपनी है इसकी फैक्ट्री तो शहर के बाहर है, तो लेकिन इनका ऑफिस शहर में ही है। तो इनका काम क्या है, ये ना उनके काम को सुपरवाइज, ये लगभग 50 सेल्स पर्सन के काम को सुपरवाइज करती है। ये सेल्स पर्सन जो है ना, ये शहर के अलग अलग पार्ट्स में जाकर ऑर्डर लाते हैं शॉपकीपर से, और पेमेंट्स भी कलेक्ट करते रहते हैं। तो सुधा ने ना, या उनकी कंपनी ने शहर को 6 रीजन्स में बांट दिया है, और हर हर वीक ना वो हर रीजन के सेल्स पर्सन से मिलती है। वो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती है, और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी उनके साथ डिस्कस कर लेती है। तो पूरे शहर की सेल्स ना सुधा को ही प्लान करनी पड़ती है। तो इस कारण से उन्हें कभी कभी काफ़ी लेट तक भी काम करना पड़ता है और अलग अलग प्लेसेस में ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो सुधा को रेगुलर सैलरी मिल जाती है हर मंथ, और वो परमानेंट वर्कर है कंपनी की। तो उनकी जॉब ना काफ़ी लंबे समय तक चलती रहेगी। तो क्योंकि वो एक परमानेंट वर्कर है, तो उनको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी से, जैसे सेविंग्स फॉर एन ओल्ड एज। तो सुधा की जो सैलरी है उसमें से कुछ पार्ट एक फंड में इन्वेस्ट कर देती है उसकी कंपनी, जो कि गवर्नमेंट से लिंक्ड है, मतलब गवर्नमेंट के साथ कलेक्टिव फंड है ये, उसमें इन्वेस्ट कर देती है। और तो फिर सुधा को उस पे इंटरेस्ट भी मिल रहा है इन सेविंग्स पर, और जब सुधा रिटायर हो जाएंगी ना, तब उन्हें ये पैसा मिल जाएगा जिसके सारे वो अपनी ओल्ड एज में खूब अच्छे से रह सकती है। और भी सुविधाएं मिलती है जैसे हॉलीडेज। तो सुधा को संडेज पर और नेशनल हॉलीडेज पर छुट्टी मिलती है, और कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियां भी एनुअल लीव की तरह मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है सुधा को उनकी फैमिली के लिए। उनकी कंपनीज ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट तक उनकी फैमिली के मेडिकल का खर्चा उठाती है, और उनके लिए भी उठाती है। तो उनको मेडिकल लीव भी मिलती है जब सुधा बीमार हो जाती है, और सैलरी में से भी नहीं कटता वो पैसा उनकी लीव का। तो काफ़ी वर्कर्स है सिटी में जो इस तरह के ऑफिस, फैक्ट्रीज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम करते हैं, जिन तो इनको ना, ये जो इस तरह से काम करते हैं, ये रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स की तरह एम्प्लॉयड है। इनको सेम ऑफिस रेगुलरली अटेंड करना है या फैक्ट्री रेगुलरली अटेंड करनी है, इनका वर्क भी इनको क्लियरली आइडेंटिफाइड है। जैसे आपने लेबर्स का काम देखा था उधर, वो तो कभी
कभी कोई काम करेंगे, कभी कोई काम करेंगे, तो लेकिन इनको एक फिक्स काम मिला है, तो इनको फिक्स सैलरी भी, रेगुलर सैलरी भी मिलती रहती है। तो कैजुअल वर्कर्स को तो जैसे कह देते हैं आप काम छोड़ दो, लेकिन इनको ऐसा नहीं है, ये पूरे साल बढ़िया मजे से काम करते रहते हैं। और तो फिर इस तरह से आपको सुधा आंटी के केस से समझ आ जाता है कि भाई ऑफिस लाइफ कैसी है। तो जब सुधा आंटी थक जाती है काफी, तो वो उनके साथ मिलके काफी खुश होती है, साथ में वो काफी अच्छा समय भी बिताते हैं। और सोचता है वो बच्चा भी कि भाई शहर में अलग अलग तरह से लोग काम करते हैं, ये कितना इंटरेस्टिंग है। तो हो सकता है ये लोग ना जो शहर में काम करते हैं एक दूसरे को जानते भी ना हो, लेकिन इनका काम जो है ना, काम के कारण सब एक दूसरे से लिंक्ड है। और इस तरह से सिटी लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अलग अलग काम से ही सिटी लाइफ लोग अच्छी तरह जी पाते हैं। थैंक यू, आपके चैप्टर कंप्लीट हो गए। चैप्टर में काफी इन्फॉर्मेशन थी, आप भी इसको एक दो बार रीड करना, एकदम बढ़िया से समझ आ जाएगा।